हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कवर करने वाले हैं। बहुत आसान से टॉपिक हैं, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ध्यान से समझना। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन काफ़ी बार हमारे एग्जाम में आता भी है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। तो पहले समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। कि मोमेंटम क्या होता है, आपने काफ़ी बार ना आप नॉर्मल लाइफ में भी ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि काफ़ी बार अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो अगर लास्ट ओवर में जो बैट्समैन हैं वो शॉट मार दें, अच्छे अच्छे 2-4 छक्के मार दें, तो बोलते हैं कि मोमेंटम इस टीम की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे बोलते हैं ना कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया। तो वही बेसिकली मोमेंटम वो एक लिटरल टर्म हो जाता है। हम फिजिक्स के टर्म में मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी बेसिकली क्या है, मोमेंटम है क्या, रियल में क्या चीज़ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा, वो एक वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी से चलता रहे, वो उसका मोमेंटम बना हुआ है ना, तो उसी वेलोसिटी से, तो वही वेलोसिटी क्या, वही उसी को क्या कह दिया हमने, मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली इज इक्वल्स टू मास इनटू में वेलोसिटी बच्चे, ठीक है। मास इनटू में वेलोसिटी को ही हमने क्या कह दिया, मोमेंटम। बेसिकली मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट क्या होगी बच्चे, इसकी SI यूनिट होगी kg मीटर पर सेकेंड। ये इसकी होती है हमारी SI यूनिट। मोमेंटम की SI यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कैसे निकाला, kg मास की यूनिट और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट, तो ये हमारी kg मीटर पर सेकेंड हमारी मोमेंटम की हो गई। इसके अंदर मोमेंटम में हमारी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, इसलिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। मोमेंटम हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बेसिकली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास मान लो m है, ये u वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमने क्या करा, इसके ऊपर एक F फोर्स लगा दिया। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा देंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। लेकिन हमने फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। तो जब फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है बच्चे। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा मोमेंटम भी तो चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा मोमेंटम भी तो चेंज होगा। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी के साथ साथ मोमेंटम भी चेंज होता है, वेलोसिटी के साथ साथ मोमेंटम भी चेंज होता है। बस यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए समझते हैं क्या है, इसी को कहते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एन अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चे, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एज्यूम करो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है विथ वेलोसिटी u, वो चल रहा है, हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगने के बाद मास तो सेम ही रहेगा भाई, मास तो चेंज होता नहीं, मास m रहेगा और वेलोसिटी हमारी v हो जाएगी, ठीक है। इसी डायरेक्शन में हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, जो हमारा ये फर्स्ट केस है, केस 1, इसके अंदर हमारा p कितना होगा, जो p1 है, बेसिकली हमारा मोमेंटम क्या होगा बच्चे, मास इंटू वेलोसिटी बेसिस m इंटू u, ठीक है। और सेकंड केस में हमारा P2 क्या होगा, जल्दी बताओ, m इंटू वी, शाबाश, m इंटू
v, ठीक है। तो अब फोर्स क्या होगा हमारा, चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मुझे बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है, तो ये क्या आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन में रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा है, ध्यान दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा T। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, T। आया कि नहीं आया, चलिए अब इसको सीधा सीधा कर देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे mv माइनस mu अपॉन में T, ठीक है। तो यहीं से हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में T, हमने m को कॉमन निकाल लिया, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, ठीक है, एंड f इज इक्वल्स टू kma। v माइनस यू अपॉन में T आप सबको पता होगा बच्चे, एक्सेलरेशन होता है जो हम मोशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी जगह हमने a लिख दिया, और जब हमारा प्रोपोर्शनल हटा तो हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग गया k, जिसकी वैल्यू ज़्यादातर हम 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, मास इनटू में एक्सेलरेशन। काफ़ी बार एग्जाम में ये ना पूछ के कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीधा सीधा बता दो, ये पूछ लेंगे कि डिफाइन द रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, या फिर ये बोल देंगे कि प्रूव करो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो वो आपको प्रूव इसी तरीके से करना है बच्चे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और बनता है कि हमारा जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, चलिए यहाँ देखते हैं। फोर्स की यूनिट हमने हमेशा सुना है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन को ही पता है क्या कहा जाता है, न्यूटन को ही कहा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। किलोग्राम मास का हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, 1 न्यूटन। अब बेसिकली काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 न्यूटन, क्या आता है, डिफाइन 1 न्यूटन आ जाएगा, या फिर आगे वर्क एंड एनर्जी पढ़ोगे उसमें 1 जूल आ जाएगा, ठीक है, 1 वॉट आ जाता है काफी बार। तो अभी इसको समझते हैं 1 न्यूटन क्या होता है। तो बेटा 1 न्यूटन देखो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma, अभी भी हमने प्रूफ कर दिया। तो जब 1 kg के मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 1 kg, और उसके ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है उसके पास, कितने स्क्वायर मीटर स्क्वायर का वो है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है 1 का, और उसका मास कितना है 1 kg। तो जो हमारा फोर्स होगा वो कितना होगा बच्चे, 1 न्यूटन। तो जब हमें इसे लिखना होगा तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कि 1 न्यूटन को जब अगर ऐसे आगे के डिफाइन करें तो आप क्या बोलोगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन द फोर्स अप्लाइड टू बी 1 न्यूटन, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है उसके अंदर, और ये आपका 1 न्यूटन डिफाइन हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसके 1-2 एग्जांपल्स हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो क्या है वो समझना। जब आप क्रिकेट देखते हो तो जब बॉल आती है कैचर के पास, तो जब वो कैच करता है तो बॉल हम ऐसे कैच करते हैं, राइट, कैसे, ऐसे कैच करते हैं, ऐसे तो नहीं करते ना सीधी सीधी पकड़ी पकड़ी आ गई, वो तो तब करेंगे जब बहुत आराम से आती है। लेकिन अगर बहुत हाई कैच है तो हम कोशिश करते हैं कि वो हाथ को ऐसे नीचे साथ में लेके जाए बॉल के। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम बॉल को पकड़ें तो उसमें क्या हो, टाइम ज़्यादा लगे, उसका मोमेंटम धीरे धीरे कम हो। ऐसा ना हो कि उसका मोमेंटम एकदम से कम हो जाए। देखो मोमेंटम बेसिकली क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी में टाइम हम ज़्यादा लेंगे तो वेलोसिटी कम होगी ना, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी तो हमारा मोमेंटम भी धीरे धीरे कम होगा। मोमेंटम धीरे कम होगा तो फोर्स कम एक्सपीरियंस फोर्स करेंगे। लेकिन अगर ये सीधा का सीधा ऐसे पकड़ लेगी, भाई बहुत ऊपर बॉल गई है और सीधी उसने ऐसे हाथ रखा हुआ है और सीधे अगर उसके हाथ पे गिरे धड़, तो वो बहुत तेज इंपैक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम एक था और वो एकदम से क्या हो गया, जीरो हो गया। उसमें टाइम बहुत कम लगा, टाइम कम लगने की वजह से उसका मोमेंटम क्या हो गया, टाइम कम लगने की वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा हुआ, उसका जो चेंज इन मोमेंटम वो ज्यादा हुआ, इंपैक्ट जो है वो
बहुत ज़्यादा हुआ, फोर्स बहुत ज़्यादा तेज लगेगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप कैचिंग वाला, तो आप लिखोगे बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं कि अगर बॉल को पकड़ने में टाइम ज़्यादा लेंगे तो मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो फोर्स का हमारा कम लगेगा। वैसे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लगेगा अगर बॉल सडनली हाथ में रुक जाएगी तो। ठीक है, ईजी। चलो, ये तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया बच्चे पूरा। ठीक है, अब समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इसके अंदर, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका 101% रिप्लाई कर दूंगा बच्चे। ठीक है, चलिए, बाकी आपको अगर नोट्स चाहिए इसके तो टेलीग्राम का लिंक का चैनल नीचे है, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके देख लीजिए, नोट्स आपको उस पर मिल जाएंगे। चलिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो जब आप उसकी गाल पे मार रहे हो ना, तो जो जितना हाथ आपका उसके गाल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, उतना ही इम्पैक्ट उसका गाल आपके हाथ के ऊपर डाल रहा है। ठीक है, तो यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है बच्चे। ठीक है, काफी बार आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप बोट से उतर रहे हो, किसी भी, मान लो आप लेक में चले गए, तो जब आप बोट से उतर रहे हो, तो जब बोट से उतरोगे तो जब उसके ऊपर प्लेटफॉर्म से पैर रखोगे, प्लेटफॉर्म के ऊपर बोट से, आप पीछे की तरफ धक्का दोगे, और जब पीछे की तरफ धक्का दोगे बच्चे, तो आप तो आगे की तरफ जाओगे और बोट पीछे की तरफ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपने बोट पे लगाया, बोट ने भी आप पे उतना ही फोर्स लगाया और वो पीछे खिसक गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे ये सारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही एग्जाम्पल हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। आपके अंदर सीधा सीधा यही लिखना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब एक छोटा सा टर्म और होता है हमारा इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, वो है फ्रिक्शन फोर्स। उसको पढ़ते हैं। वो होता है हमारा, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। देखिए, अगर दुनिया में फ्रिक्शन ना हो ना, तो ना तो आप चल सकते हो, ना आप बैठ सकते हो, ना आप खड़े हो सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सब गिरते पड़ते घूमेंगे इधर से उधर, ना तो कोई गाड़ी होगी, ना कोई बाइक होगी, कुछ नहीं होगा, ना आप चल पाओगे। क्यों? क्योंकि जब हम चलते हैं तो हम ना नीचे की तरफ, जब आप बेसिकली आप एक चीज नोटिस करो कि जब आप केले की छिलकी के ऊपर पैर रखते हो तो आप गिरते क्यों? क्योंकि केले का छिलका उल्टा पड़ा हुआ होता है और वो स्लिपरी होता है, बोलते हैं स्लिपरी हो रहा है। स्लिपरी का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या है, वो फोर्स जो ओपोज करे, ओपोजिंग फोर्स। ठीक है, ओपोजिंग फोर्स, वो फोर्स जो ओपोज करे। ठीक है, मतलब जिस तरफ आप लगा रहे हो उसका उल्टा फोर्स लगे। जैसे कि अगर यहां पे हमारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने इसकी तरफ फोर्स लगाया, तो एक टाइम तक तो वो बॉक्स नहीं हिलेगा जब तक उसका जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की तरफ, वो इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। जब तक वो फ्रिक्शन का फोर्स आप एक्सपेंड नहीं कर देते कि उससे ज़्यादा फोर्स ना लगा दो, तब तक तो वो आगे की तरफ मूव नहीं करने वाला। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या है, ओपोजिंग फोर्स है। तो जब आप चल रहे हो तो आप नीचे की तरफ धक्का देते हो ना, और फिर आगे की तरफ खिसकते हो। आप कभी चलोगे तो ध्यान देना कि आप एक पैर से पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो और फिर आप आगे की तरफ जा रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, जब केले के छिलके के ऊपर आप पैर रखते हो तो वो स्लिपरी हो जाता है, वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। जब फ्रिक्शन कम कर देता है तो आपका पैर स्लिप हो जाता है एकदम से और आप गिर जाते हो। यही चीज हमारी तेल और पानी के ऊपर भी होती है। बाथरूम में पानी होता है, फिर कहीं तेल गिरा हुआ होता है, तो आप उसके ऊपर पैर रखते स्लिप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन खत्म कर देता है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन खत्म हो गया तो आप तो कभी चल ही नहीं पाओगे। इमेजिन करो कि तेल जैसा माहौल आपको हर जगह मिल रहा है तेल के ऊपर चल रहे हो, आपको वैसा हर जगह मिल रहा है, मतलब फ्रिक्शन जीरो है, तो गिरते पड़ते ही जाओगे आप, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, काफी बार क्या होता है, पंखे वगैरह या फिर कोई में जंग लग जाता है ना, तो उसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल आता है, एक मशीन का ऑयल आ जाता है ना, जो सीविंग मशीन होती है उसके अंदर भी ऑयल डालते हैं। तो वो ऑयल किस लिए होता है? वो फ्रिक्शन कम करने के लिए होता है कि भाई आराम से चलता रहे, फ्रिक्शन ज्यादा उसमें ना आए, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। ठीक है, अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो तो आपने कभी साइकिल के ब्रेक देखे होंगे, वो जो रबर पैड होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगे हुए होते हैं और टायर को ऐसे चिपका लेते हैं, टायर उनके बीच में आ जाता है और फिर वो रुक जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, टायर पे जो टायर ऐसे मूव कर रहा है तो वो रबर बैंड चिपक के उसको उस उल्टे तरफ फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो रही है।
अगर वो ना हो, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपकी साइकिल रुकेगी, सीधा जाके दीवार में भिड़ के रुकोगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्रिक्शन फोर्स की हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे कि भाई मोमेंटम चेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ उसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हैं, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं वो भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आपको अगर DM करके पर्सनली बात करनी है, नीचे इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल है और फेसबुक का हैंडल है, आप DM भी कर सकते हैं बच्चे। आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।